हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बायोलॉजी की अगर आपने मेरे ये लेक्चर देख लिए, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। बाइलिंगुअल है और ये बुक बहुत जल्दी मैं कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और बायोलॉजी के अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। और मेरी बुक में क्वालिटी कंटेंट होता है, मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ बुक बनाने में, बट क्वालिटी कंटेंट होता है। सीजीएल 2023 की मेंस की डेट भी आ गई है, तो कंप्यूटर की बुक पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। पिछली बार भी जिन लोगों ने ली थी 35+ मार्क्स वो लेके आए थे बहुत बेस्ट तरीके से। एग्ज़ाम मार्केट में अगर आप बुक लेते हो तो 400 500 रुपए की है, लेकिन मेरी ये अगर पीडीएफ जो कि बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में और बिल्कुल कलर्ड पीडीएफ है और सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है विद एमसीक्यू, तो आप ले सकते हो। तो जो लेना भी चाहिए आपको, क्योंकि बनाया मैंने आप लोगों के लिए ही है वो। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जो सेल होता है वो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है ऑर्गेनिज्म की, सबसे बिल्कुल बेसिक यूनिट है ये। आपकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिल्कुल बेसिक यूनिट है। सेल, हमारी बॉडी सेल से ही मिलके बनी होती है, जो सबसे बेसिक पार्ट है। जिस तरीके से आपका मकान होता है, उसकी नींव होती है, इस तरीके से ही हमारे शरीर का नींव है, सेल है। तो सेल से मिलके टिश्यू बनती है, टिश्यू से मिलके आपका ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलके आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ये ऑर्गन सिस्टम आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ऑर्गन्स क्या हो गए, जैसे अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो हार्ट क्या है, हार्ट एक ऑर्गन है, इसको खुद ब्लड चाहिए जिंदा रहने के लिए, इनको भी ऑर्गन को इटसेल्फ ब्लड चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो इसी तरीके से जो सेल होता है ना, सेल को भी सारी चीज़ें चाहिए। सेल में आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम भी होता है। सेल में आपका वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी चीज़ें होती हैं। सेल में भी आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब का फॉर्मेशन होता है जीवित रहने के लिए। सेल में भी एक वैक्यूल होती है। ठीक है, सेल भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है जैसे हमारे शरीर में ऑर्गन्स हैं, हमारा पूरा बॉडी है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, सर्कुलेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। खाना हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ चाहिए, तो ऐसे सेल को चाहिए। तो इस सेल के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ऑल द सेल हैव थ्री थिंग्स इन कॉमन नो मैटर व्हाट टाइप द सेल दे आर। सभी के पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन होती है, डीएनए होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये पास आउट होता है। एक साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, वो तैरते होते हमें मिलते हैं। तो सेल के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सेल की जो डिस्कवरी हुई थी रॉबर्ट हुक ने की थी। स्मॉलेस्ट यूनिट जो सेल का है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया का है। लार्जेस्ट सेल जो है वो एगोन ओस्ट्रिच है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिम इज द स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा साइज जो होता है वो आपका 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर होता है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ का। और इसका जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ओवियम फीमेल गैमेट इज द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे लार्जेस्ट सेल है ओवम का। द साइज ऑफ ईच ओवम इज 0.1 mm इन डायमीटर। ठीक है, तो ये डायमीटर होता है इसका। द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज स्पर्म। अब देखिए, दो गैमेट होते हैं, गोनेट्स कितने होते हैं, दो होते हैं, ओवा, एक होता है स्पर्म। अब देखो, ये ओवम जो है ये सबसे लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, और जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है आपका स्पर्म। आगे देखिएगा, साइज ऑफ स्पर्म इज 4 माइक्रोमीटर। इसके बाद देखिए, नर्व सेल इन एनिमल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल इन फीमेल, अगर मैं फीमेल की स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं, अगर मैं फीमेल की आपकी लार्जेस्ट सेल की बात करूं तो ओवम आएगा। और अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं तो आरबीसी है। इसका जो डायमीटर होता है 7.5 माइक्रोमीटर होता है।
स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, अगर मैं ब्लड सेल की बात करूं तो स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सा होगा? आपका प्लेटलेट्स हो गया, क्योंकि जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, और आपकी प्लेटलेट्स होगी। ठीक है, ये सब आपकी ब्लड के अंदर तैरती हैं। और एक और ब्लड का पार्ट होता है प्लाज्मा, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आरबीसी एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जो कि हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, और एक प्लेटलेट्स जो होता है ये हमारी बॉडी में क्लोटिंग की हेल्प करता है, विच हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो ये भी ब्लड सेल्स ही हैं। द डायमीटर ऑफ प्लेटलेट इज ओनली अबाउट 20% ऑफ द डायमीटर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। आगे देखिएगा, यहाँ पे सेल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए, सेल के बारे में चीज़ें हम पढ़ते हैं। सेल जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को सेल कहा जाता है। बेसिक जो आपकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, सेल ही है। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। सेल के अध्ययन को, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को की खोज जो है वो किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने आपकी की थी जीवित कोशिका की खोज। आगे देखिए, कोशिका सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के वनस्पति विज्ञान एम जे श्लाइडेन ने और जर्मनी के ही जंतु विज्ञानी थियोडर श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया ये। ठीक है, इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपको दे देंगे। प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक सी कोशिकाओं से, बहुत सी कोशिकाओं से बन के मिला। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में भी कितनी सारी सेल्स है ना हमारी बॉडी में। आरबीसीज हैं, ब्लड सेल अलग होगी, मसल सेल्स, ठीक है, फाइबर सेल्स, तो कितनी सारी सेल्स हमारे शरीर में हैं। ठीक है, कितनी सारी सेल्स हैं, हमारा शरीर जो है वो मिलके बना हुआ है। प्रत्येक कोशिका की एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। फलस्वरूप एक जीव बनता है। मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता दी। कोशिका की जो है उत्पत्ति एक प्रक्रिया, कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में जो न्यूक्लियस है वो मुख्य कार्यकर्ता और सृष्टिकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो न्यूक्लियस बहुत बड़ी चीज़ है, एक तरीके से ब्रेन कह लो इसको। ठीक है, कंट्रोल करता है सारी। अब यहाँ पे देखिए, ये सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ऊपर सारी चीज़ें बता के हटाऊँ। सेल 2 तरीके की हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में। बहुत मज़ा आने वाला आपको लेक्चर में, आई एम श्योरिंग। सो आगे देखिएगा, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ द सेल, किसी भी तरीके का सेल हो, कहीं पे भी हो, किसी भी प्राणी का हो, तो ये तो बड़ी कॉमन होती है सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो ये जो सेल के अंदर जो मटेरियल है और सेल के बाहर जो एनवेलप बना होता है ना, ये होता है सेल मेम्ब्रेन। यह
जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह कोशिका के अंदर जाने वाला द्रव वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। देखो एक्सटर्नल से तो बचाएगा ही, क्योंकि ये जो सेल है इसके बाहर भी हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर के अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं ना, कितनी इसके बाहर भी कितने सारे सेल्स होंगे, ब्लड है, टिश्यूज हैं, ठीक है, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स भी हैं, तो इसके अंदर तो ना जा पाए, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन होना बड़ा ज़रूरी है। और एक सेमी परमिएबल होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर जाने वाले व अंदर से आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। परमिएबल का मतलब यही होता है सिलेक्टिविटी, कुछ सिलेक्टिव मटेरियल को आने देता है और जाने देता है, ये इसका इम्पोर्टेंट काम है। सेल वॉल इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए यूज़फुल है आपका। और सेल मेम्ब्रेन भी ये कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। रिमेंबर, सेल वॉल यह पादपों में पाई जाती है, प्लांट सेल्स में पाई जाती है, प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा, यह कोशिका को निश्चित आकार तथा आकृति बनाने रखने में सहायक है। यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करता है। आगे देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट आगे नीचे कि किसकी क्या चीज़ किस चीज़ से मिलके बना होता है। जंतु है, लाइपिड और प्रोटीन से इसकी, ठीक है, ये जैसे जंतु है ना, इसका लाइपिड और प्रोटीन इससे मिलके बना होता है। पादप की जो होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। जीवाणु है, इसका पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। कवक जो हो गया, इसकी काइटन से मिलके बनी होती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। न्यूक्लियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस, इसको ब्रेन भी कहते हैं। ब्रेन सारे फंक्शन कंट्रोल करता है, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, इस तरीके से सेल का जो ब्रेन होता है वो आपका कोशिका का जो ब्रेन न्यूक्लियस कहलाता है। कोशिका के मध्य एक रचना होती है, केंद्र कहते हैं। पादप कोशिका, जंतु दोनों में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली उसको जिंदा रखने के लिए इस सेल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यह सेल का सबसे प्रमुख भाग है, क्योंकि ये कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे और बहुत बेस्ट तरीके से बताऊंगा मैं आपको। इसमें इम्पोर्टेंट है ये भी, 70-80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए, 2-3% आरएनए और 3 से 5% इसमें लाइपिड पाया जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है वो भी आ जाता है आपका। नेक्स्ट देखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे। आंत्य प्रदव्य जालिका, या कोशिका के अंदर आंतरिक इंटरनल सहायता प्रदान करता है। ये बेसिकली दो, देखिए इसमें एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ, ठीक है। जो स्मूथ होती है, इसमें आपके जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो अटैच नहीं रहते। और इसमें रफ में क्या होता है, जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम होते हैं वो इसमें अटैच रहते हैं, रफ वाले में। इसकी खोज किसने की थी? केथ पोर्टर ने, एल्बर्ट क्लोड ने और आंस्टन फ्यूलम ने। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, सिर्फ याद रखिएगा, रटना नहीं है एग्जाम में, ताकि एक आप आइडिया ले पाओ अगर आ गया तो। क्योंकि एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव पेपर तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, तो उसमें आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका करता क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेसिकली आपका करता क्या है, कोशिका में कार्बोहाइड्रेट और वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। इंपॉर्टेंट है फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट, मैंने बोला था ना सेल को भी सारी चीज़ें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जिंदा रहने के लिए, वही सब है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम के जो कण हैं वो प्रेजेंट रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषक में ये सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइबोसोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है
कि ये दो तरीके का होता है, 70S और 80S। बस इतना याद रखना है, ये आकार में छोटे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सेल का एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसका मैकेनिज्म भी हम पूरा पढ़ेंगे। और 80S जो है वो आकार में बड़े होते हैं, विकसित पौधों और जंतुओं में इसका पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है राइबोसोम जो होता है, प्रोटीन संश्लेषण इसका कार्य होता है। यानी कि अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट ये बेसिकली ER कौन सी, स्मूथ, और प्रोटीन आपका हो गया राइबोसोम। ठीक है, ये बनाने में मदद करता है। तो यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज जॉर्ज ई पैलेड ने की है। ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल, ठीक है, RNA इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया। सो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर द्वारा की गई कीटों की रेखित पेशियों में। ठीक है, ये पेशियां जो है ना, ये आगे पढ़ेंगे, जो स्केलेटल मसल्स हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं, स्ट्रेटेड मसल्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कीटों की रेखित पेशियों में इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर द्वारा की गई। 1890 में आल्टमान ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को भी बताया। मतलब आल्टमैन ने 1890 में ये बताया भाई ये सेल के अंदर भी पाई जाती है भाई, और इन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। 1898 में भी सी बेंडा आया, उन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार और सूत्राकार रचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती हैं तथा इनके उभारों को क्रिस्टियाई कहते हैं। ठीक है, ये सारा मैं अभी स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी उत्पन्न करता है। ये जो मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताऊंगा ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, तो उसमें मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये ATP का निर्माण करता है, जिसको फर्दर हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के लिए। एनर्जी स्टोरेज होता है, ये ATP के रूप में एनर्जी स्टोर करता है जब उसको अलग अलग पार्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन संबंधित कार्य, ATP का निर्माण और भोजन का ऑक्सीकरण होता है। तो ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन मैं आपको डिटेल में रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले में बताऊंगा, जब एनारोबिक और एरोबिक, ये दो तरीके के रेस्पायरेशन मैं आपको बताऊंगा। क्रैप्स साइकिल बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोशिका के भीतर श्वसन एवं ATP का निर्माण होता है। लाइसोसोम, इसको सुसाइडल थैली भी बोला जाता है, सुसाइडल बैग। अब सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है भाई, इसमें होते हैं आपके फैगोसाइटिक एक्शन। अब ये फैगोसाइटिक एक्शन क्या होता है, बेसिकली जो वेस्ट ऑफ मटेरियल है उसको फैगोसाइट करके, उसको मतलब ग्रैब करके उसको ख़त्म कर देता है, कंज्यूम कर लेता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अनडाइजेस्टिव फीकल मैटर है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इजेक्ट आउट हो जाता है। तो ये बेसिकली वैसा ही फंक्शन करता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज ऑफ ये करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लाइसोसोम की खोज जो है वो क्रिस्टियन डी डोव ने की थी। इस कोशिका के अंदर पाचन का, मैंने बोला ना, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट हो गया ये। आगे देखिए भाई, इसके अंदर जल अपघटक इंजाइम, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो उस अंग को ये नष्ट कर देता है। यह जब कोशिका कार्य नहीं करती तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी
कहा जाता है, क्योंकि वो जो सेल काम ही नहीं करता हमारी बॉडी में तो वो वेस्ट पड़ा है, उसको फट जाएगा और पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी। इसको इसलिए सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो ये सब इसकी मदद से ही होता है आपका। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका गोल्जी बॉडी। इसकी खोज 1898 में कैम्लियो गोल्जी ने की थी। ये ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है जितने भी आपके पदार्थ हैं ना हमारी बॉडी में जो रिक्वायर्ड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, जो सेल के अंदर होते हैं, तो उसको उसका परिवहन करता है, यातायात में सहायक है, इसलिए इसको यातायात प्रबंधक कहते हैं। गोल्जी अपरेटस। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम या केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। ये बेलन जैसी रचना है, केंद्रक के पास ये मौजूद रहती है और ये कोशिका विभाजन में भी, सेल डिवीजन में भी बहुत हेल्प करती है भैया। ये सेल डिवीजन आगे पढ़ाऊंगा मैं। माइटोसिस और मियोसिस, दो तरीके के सेल डिवीजन आपके होते हैं। माइटोसिस जो होता है ये हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी में जितनी भी हमारी बॉडी की सोमेटिक सेल्स होती हैं। सोमेटिक सेल्स बेसिकली वो सेल होती हैं जो स्पर्म, जो ह्यूमन के जो मेल गैमेट्स हैं और फीमेल में फीमेल गैमेट्स हैं ना, फीमेल गैमेट, ओवा, इनको छोड़ करके बाकी हमारे शरीर में जितनी भी सेल होती हैं वो सब सोमेटिक सेल्स होती हैं। तो उसके फॉर्मेशन में ये माइटोसिस हेल्प करता है। मियोसिस में गोनेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रोसोम केंद्रक के पास मौजूद रहता है। नेक्स्ट है वैक्यूल का। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से गिरा होता है। प्लांट सेल में ये बड़ी होती है वैक्यूल, एनिमल सेल में ये छोटी होती है, होती दोनों में ही है, प्लांट सेल में बड़ी होती है ये। रसधानी बोलते हैं इसको। रसधानी में एक प्रकार का लिक्विड पाया जाता है, इसमें ना लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है जिसमें जिसे कोशिका रस कहते हैं। इस रस में जल, खनिज पदार्थ, खनिज लवण, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका मिनरल्स होते हैं, और क्या होता है वाटर होता है, और क्या होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये सब होते हैं इसमें। प्लास्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक का तो सभी को पता होगा, सिर्फ ये प्लांट सेल में होता है और 3 प्रकार का होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो जो आपका ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये तो बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे, फर्स्ट क्लास से ही। भोजन का निर्माण करता है, पत्ती तनों में पाया जाता है, स्टेम्स में पाया जाता है और आपका पत्तियों में ये पाया जाता है। इसमें हरे रंग का पर्णहरित लवक पाया जाता है इसमें, इसके अंदर। ठीक है, इसकी सहायता से पौधा जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ठीक है, सनलाइट की हेल्प से जो प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल नामक पदार्थ से, ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण होता है। हरित लवक को जो है वो पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। जो प्लास्टिक होती हैं प्लांट सेल में पाई जाती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं आपकी? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस ये फूड मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है, भोजन बनाता है, जो, और इसको किचन ऑफ दी सेल भी बोलते हैं, प्लांट सेल। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये उन पार्ट्स में पाया जाता है जहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँचती, जैसे सोयल है, ठीक है, ये जड़ होगी तो ये स्टेम हो गया और ये आपका रूट्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भोजन को कलेक्ट करने का काम करता है। और क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है। पुष्प हो गए, बीज हो गए, टमाटर है, टमाटर में लाइकोपीन हो गया, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन, ये हो गया। और आगे है आपका, ठीक है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस। तो ये बहुत ही इजी सा है, एग्जाम ओरिएंटेड भी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपलेस्ट सेल होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, सिंपल सेल होती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती
और इसमें केंद्रक भी अविकसित होता है, न्यूक्लियस भी अनडेवलप होता है, और इसमें केंद्रक पूर्व विकसित होता है। ये कोशिकाएं अर्ध विकसित होती हैं और ये पूर्ण विकसित होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे हमारी बॉडी हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, जितने भी एनिमल्स हो गए, ठीक है, ये सब आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं। राइबोसोम 80S का होता है, इसमें 70S का होता है। इसमें आपका सेल डिवीजन नहीं होता, नो सेल डिवीजन। देखते हो ना आप इसमें कैसे होता है, आगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बर्डिंग से हो गया, फ्रेगमेंटेशन से हो गया, ठीक है, इन सब में होता है आपका इस तरीके से डिवीजन होता है, सेल डिवीजन आपका। इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है, और इसमें जो श्वसन तंत्र होता है आपका, रेस्पिरेशन मैकेनिज्म जो होता है, सिस्टम जो होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है आपका, और इसमें होता है आपका मेम्ब्रेन के अंदर ही। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। प्रीवियस ईयर करवाने से पहले एक बार थोड़ा सा इसको आगे, थोड़ा सा इंग्लिश में भी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए सेल के बारे में थोड़ा सा ये प्रोसेस देख लेते हैं, बिकॉज सेल का ही ये प्रोसेस होते हैं थोड़ा सा। देखिए डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है, ये सब्सटेंस का मूवमेंट है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। जब कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वेयर द कंसंट्रेशन इज लो, जैसे वाटर होता है, ये इस डिफ्यूजन के लॉ को फॉलो करता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब ये बात तो आपने बोल दी, बट यूज कहाँ हो रहा है। CO2 एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये आपकी सब तरीके के सेल में पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल इसको बनाता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल होती है, सिलेक्टिव मटेरियल को ये अंदर बाहर आने देती है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये मूव करता है इस प्रोसेस के द्वारा ही, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डिफ्यूजन का ही पार्ट है, बट एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल को ही ये आने देगा। टाइप क्या है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक बेसिकली क्या होता है, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस है ये आपका। हाइपोटोनिक में क्या होता है, मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल, ठीक है, जिसमें आपका सेल के अंदर पानी ज़्यादा भर जाना, आ जाना, तो स्वेलिंग हो जाएगी ना अगर ज़्यादा पानी आ गया, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस का हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक बेसिकली क्या होता है, द अमाउंट गोइंग इन दी सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट ऑफ द सेल। तो सेल बेसिकली, आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। हाइपरटोनिक, व्हेन मोर वाटर लीव्स द सेल देन इट एंटर्स, तो सेल इससे क्या होगा, श्रिंक होगा। तीनों ही मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। तो उसके बाद देखिए, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फिनोमिनम। ठीक है, जब भी आपका कोई लिविंग प्लांट सेल वाटर को लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, सो वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल away from the cell wall, this process is known as plasmolysis। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब जैसा आपको पता है प्लांट सेल है, ठीक है, इसमें आपका सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ये आपकी होगी, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये होगी आपकी सेल वॉल। सॉरी, ये आपकी होगी सेल वॉल, और ये होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्लाज्मोलाइसिस में होता क्या है, जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का श्रिंक होना, टूटना, लाइसिस मतलब एक तरीके से टूटना।
श्रिंक होना। तो ये नॉर्मल है, और एबनॉर्मल में बेसिकली क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल में ये क्या हो जाएगा, इसमें श्रिंक हो जाएगी ये इस तरीके से, मतलब ये सेल वॉल से अवे हो जाएगी, द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ठीक है, इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो इसमें कुछ पार्ट रप्चर भी हो जाएगा, बीच में साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मोलाइसिस होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बताया मैंने इसके बारे में। सो आगे देखिएगा, देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द सेल, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, these are the more advanced complex cells such as found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or cell membrane, membrane enclosed organelles. ठीक है, दे डू हैव अ जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सभी में होता है, जेनेटिक मटेरियल, बट इज नॉट कंटेन्ड विद इन अ न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ऑलवेज वन सेल्ड और यूनिसेलुलर सच एस बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई। ठीक है, साइनो इसको बैक्टीरिया बोल देते हैं। सो ये आगे इनके डायग्राम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैक्टीरिया का डायग्राम है, फ्लैजेला है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो मतलब जो डीएनए जो होता है ना इसके अंदर, वो मतलब ऐसे मेम्ब्रेन क्लोज नहीं होता जैसे न्यूक्लियस में होता है। तो यहाँ पे जैसे प्लांट सेल है, इसमें वैक्यूल छोटी होती हैं, लेकिन इसमें प्लांट सेल में आपकी बड़ी होती हैं, एनिमल सेल में छोटी होती हैं। डिफरेंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंसेस, कि जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। जो प्लांट सेल होते हैं यूजली दे आर लार्जर देन दी एनिमल सेल्स, और एनिमल सेल्स में यूजली स्मॉलर देन। सेल वॉल जो होती है वो आपको बताया मैंने, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। वैक्यूल लार्ज है, परमानेंट है, बट एनिमल सेल में वो स्मॉल है, परमानेंट है। उसके बाद देखिए, जो देखिए एनिमल सेल में आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि उसमें सेल डिवीजन होता है, बट इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। तो सेल डिवीजन का एक पार्ट होता है सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रियोल्स इसमें होगा, इसमें सेंट्रियोल नहीं होगा। इसमें न्यूक्लियस एनिमल सेल में होता है, बट इसमें न्यूक्लियस तो होता है बट प्रेजेंट अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के बिल्कुल यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेरिफेरी में है। ठीक है, पेरिफेरी में है, प्लांट सेल में होता है बट पेरिफेरी में है। लेकिन मैंने बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल्स की, उसमें आपका आ, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है वो न्यूक्लियस नहीं होता, वो ऐसे ही होता है आपका। लाइसोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, बट प्लांट सेल में ये लाइसोसोम नहीं होता है। उसके बाद देखिए, सो ऑर्गेनलीज क्या है, ये इनको लिटिल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, उनके ऑर्गन क्या बनेंगे, लंग्स बन गया। उसका सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट बन गया ऑर्गन। इसको इट सेल ब्लड चाहिए जीवित रहने के लिए। सेल न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल, इट हेल्प्स इन कंट्रोल ईटिंग, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। नॉट ऑल द सेल हैव अ न्यूक्लियस। ठीक है, सभी सेल्स में न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नहीं होता है आपका। जैसे कि आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस के कंपोनेंट मैंने आपको बताया ना, न्यूक्लियस एनवेलप होगा जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। आपका क्रोमेटिन हो गया, और एक होगा आपका क्रोमोसोम्स, और एक होता है आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस में आपका जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है। क्रोमेटिन बेसिकली क्या होता है, when the cell is in the resting state there is something called chromatin in the nucleus। ठीक है, ये आरएनए डीएनए और न्यूक्लियस प्रोटीन का बना होता है। आरएनए डीएनए न्यूक्लिक एसिड है इनसाइड द सेल। व्हेन द सेल इज गोइंग टू डिवाइड, तो ये जो क्रोमेटिन होता है ये कॉम्पैक्ट हो जाता है, एंड इट कंडेंसेस व्हेन दी
chromatin comes together when we can see the chromosomes. ठीक है, तो मतलब जब भी कोई सेल का डिवीजन होता है ना, तो ये क्रोमेटिन क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, इट कंडेंसिस व्हेन द क्रोमो, और ये जब क्रोमेटिन जो कॉम्पैक्ट क्रोमेटिन है ये एक साथ आते हैं तो ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं. क्रोमोसोम्स बेसिकली होता क्या है, जो क्रोमोसोम है ये डीएनए से ही मिलके बना होता है. क्रोमोसोम मेक ऑर्गेनिज्म व्हाट दे आर. ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो असल में वो होते हैं. दे कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन यूज टू हेल्प ए सेल. उनके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, उसको कैरी करती हैं क्रोमोसोम, जो कि सेल को ग्रो करने में, थ्राइव करने में, रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं. सेगमेंट ऑफ द डीएनए इन स्पेसिफिक पैटर्न्स. जो डीएनए का जो सेगमेंट होता है, अगर वो एक पैटर्न में आपका क्या होता है, अरेंज होता है, दिस इज अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न्स. जैसे डीएनए मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से एक स्पेसिफिक पैटर्न में होता है डीएनए. इसके भी काफ़ी पार्ट होते हैं डीएनए के, ए टी इस तरीके से, जी ऐसे करके होते हैं. तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं, इनको जीन्स बोलते हैं. और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, नंबर अगर क्रोमोसोम का मैं बताऊं तो वो कोई इंटेलिजेंस या कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट नहीं करता कि क्रोमोसोम इसमें इतने नंबर हैं तो ही इज़ गोइंग टू बी मोर इंटेलिजेंट. नो, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है. और एक होता है न्यूक्लियोलस, जो सेल न्यूक्लियस का ही पार्ट है. एक डेंस स्फेरिकल ग्रेन्यूल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है. सो बेसिकली ये डेंस है, स्फेरिकल है, गोल है, डेंस है, सख्त है. ग्रेन्यूल क्या होता है, बेसिकली ग्रेन्यूल क्या होता है, जो किसी मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होता है. इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन एंड इट स्टोर्स, जो कि फैट को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है. उसको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं. आगे एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रोमोसोम्स के आगे नंबर बताओ. तो बेसिकली ये कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स हैं. आपका कैटल है, कैटल में आपका 60 होता है क्रोमोसोम. रिवर बुफेलो 50 होता है. स्वैम्प बुफेलो आपका 48. हॉर्स का आपका 64. डोंकी 62. स्वाइन 38. कैट का 38. और डॉग का आपका 78 होता है. फॉल का आपका होता है 78. ठीक है, फॉल का हो गया. गोट का हो गया आपका 60. और शिप का हो गया आपका, भेड़ का हो गया आपका 54. कैमेल का हो गया आपका, ऊंट का हो गया आपका 74. ठीक है, तो ये आप कुछ देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन. ठीक है, कैट का कर लेना, डॉग का कर लेना, गोट शिप का कर लेना, बुफेलो का कर लेना, कैटल का कर लेना, हॉर्स का पूछ लेते हैं. ठीक है, 64. ह्यूमन बॉडी का तो पता ही होगा 46. उसके बाद देखिए, द न्यूक्लियस contains DNA or the segment genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it is going to do. ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये डीएनए ही डिसाइड करता है कि सेल कैसे होने जा रहा है और सेल कैसे परफॉर्म करेगा. ठीक है, क्रोमेटिन जो होता है वो बेसिकली एक टेंजल्ड, और जो से मैंने आपको बताया ना, क्रोमेटिन इसका ही पार्ट है, आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है. तो क्रोमेटिन द टेंजल्ड स्प्रेड आउट फॉर्म ऑफ डीएनए फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. व्हेन द सेल इज गोइंग टू डिवाइड, डीएनए कंडेंस इनटू अ स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम्स. द न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है. न्यूक्लियोलस का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे प्रोटीन बनता है, राइबोसोम्स होते हैं. तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस से निकलने के बाद दे हैव अ इम्पोर्टेंट जॉब ऑफ सिंथेसाइसिस मेकिंग प्रोटीन. आउटसाइड द न्यूक्लियस द राइबोसोम and the rest of the organelles float in the cytoplasm, which is a jelly like substance. Ribosome wander freely within the cytoplasm. उसके बाद देखिए, ये जो राइबोसोम होते हैं ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं. अगर राइबोसोम अटैच नहीं है तो वो स्मूथ है. इफ देयर इज अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम देन इट इज नोन एज रफ, ये ER बोलते हैं उसको. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड पाथवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल सच एज प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम. प्रोटीन एंड अदर मटेरियल emerge from the
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन है और जितने भी दूसरे मटेरियल हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एमर्ज होते हैं, तो वो बेसिकली एमर्ज होते हैं इनटू स्मॉल वेसिकल्स। ठीक है, तो यहाँ से ये एमर्ज होके आपके जो मटेरियल हैं, प्रोटीन है, दूसरा मटेरियल है स्मॉल वेसिकल में। ठीक है, स्मॉल वेसिकल में ये आपके एमर्ज होते हैं एंडोप्लाज्मिक से, रेटिकुलम से निकल के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है आपका, प्रोटीन भी बनता है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट भी बनता है, फैट भी बनता है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है या दूसरे मिनरल है स्मॉल वेसिकल्स में निकलते हैं। गोल्जी अपरेटस मैंने आपको बताया कि ये इस फॉर्म में उसको तब्दील कर देते हैं, प्रोटीन या जो दूसरा मटेरियल है, जिसे सेल यूज़ कर सके। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प ज़रूरी है, और साथ में ये इस फॉर्म में भी इसको बदल देता है जिससे सेल यूज़ कर सकता है, ऐसी शेप में बदल सकता है। और इसके साथ दूसरे एलिमेंट को भी ऐड कर देता है, जैसे लाइपेड हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया। द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी इज टू सिंथेसाइज प्लाज्मा, सेल वॉल भी बनाता है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम। और ट्रांसपोर्टेशन, ये गोल्जी अपरेटस ट्रांसपोर्टेशन भी करता है इन सारे मटेरियल की। तो जो मेम्ब्रेन है गोल्जी अपरेटस की, वो बेसिकली उसको क्रिस्टली बोलते हैं, फेस बोलते हैं। सिस फेस को हम कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग शेप भी बोलते हैं। दिस फेस रिसीव्स वेसिकल containing enzymes or protein from the endoplasmic reticulum and they have a very thin membrane। ये थिन होती हैं और ये वेसिकल को क्या करती हैं, रिसीव करती हैं। जो ट्रांस फेस है वो कॉनकेव होता है, मैच्योर फेस होता है। दिस फेस रिलीजेस गोल्जी वैक्यूल्स विच कंटेन्स मॉडिफाइड एंजाइम्स और प्रोटीन। और ये जो फेस होता है ये थिकर मेम्ब्रेन्स का बना होता है। ठीक है, डायग्राम में देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। दिस इज़ द गोल्जी अपरेटस। सो यहाँ पे ऊपर का सिस फेस होता है, सिस फेस को हम आपको जो बोलते हैं बेसिकली कॉन्वेक्स बोलते हैं, और नीचे वाला आपका कॉनकेव शेप होता है। ठीक है, तो ये जो शेप होता है ना आपका, ये जो शेप होता है, ठीक है, ये जो शेप होता है ये आपका कॉन्वेक्स शेप होता है। यहाँ से इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल आती हैं, इसके अंदर प्रोटीन है, एंजाइम्स है, ये उसको रिसीव करता है। और ये जो आपका ट्रांसफेस है ये बेसिकली ये रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये कॉनकेव शेप का आगे बन जा रहा है। ठीक है, ये कॉनकेव शेप का आपका बन जा रहा है। थिक होती हैं यहाँ की मेम्ब्रेन, और यहाँ से ये जो देखिए वेसिकल जो होती है ना, सिक्रेटरी वेसिकल, ये वेसिकल यहाँ से निकल रही होती हैं, यहाँ से इसको ट्रैप करता है। ठीक है, तो इसे ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है और मॉडिफाई भी कर देता है ये वेसिकल को। यहाँ पे देखिए ये जो वेसिकल है ना, इनको अलग यूजेबल शेप में इसको तोड़ देता है, जो सेल यूज कर लेता है। ट्रांसफेज भी बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है शेप के ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा आपका वैक्यूल्स आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टोर डिफरेंट मटेरियल्स। तो वैक्यूल्स को बेसिकली निर्जीव माना जाता है, स्टोर करता है ये। इन द प्लांट सेल द सेंट्रल वैक्यूल्स स्टोर वाटर। वैक्यूल आर द फ्लूइड्स फिल्ड स्पेसिस एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन। एनिमल में ये आपका जो साइज होता है स्मॉल होता है, प्लांट में बिग होता है। वैक्यूल इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में इसको लेकर के भी डिफरेंस आपका आ जाता है, टोनोप्लास्ट को लेकर के। अमाइनो एसिड एंड शुगर आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। गोइंग बैक टू द एनिमल सेल यू विल रिसीव सी एन ऑर्गेनेली called lysosome. It is known as suicidal bag. गार्बेज कलेक्टर होता है जो कि क्या करता है, आपका जो डैमेज्ड और वोर्न आउट सेल पार्ट्स हैं उनको कलेक्ट करता है, जो कि इंजाइम से फिल्ड होते हैं, डेट ब्रेक डाउन दिस सेल्युलर डेब्रिस, उनको ब्रेक डाउन करता है। सो नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि एग्जाम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के लिए। ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन द माइटोकॉन्ड्रिया मेक एटीपी मॉलिक्यूल
that provide the energy for the cell। ये एक्चुअली जब हम पढ़ेंगे ना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें ना डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, वी विल स्टडी अबाउट डिटेल। सो बेसिकली ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इट इज़ एन ऑर्गेनेली that is the powerhouse of the cell during a process called cellular respiration। The mitochondria make ATP molecule, they provide the energy for all the cell activity। Cell that need more energy have more mitochondria। So cellular respiration is a process through which cell converts sugar into energy, releases in the mitochondria और ATP की फॉर्म में स्टोर होता है। So mitochondria, all the eukaryotic cells have mitochondria, double membrane or bound organelles हैं that generate adenosine triphosphate, that is the primary एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड बाय द सेल। सेल आपको भी पता है, आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, आप शुगर ले रहे हो, शुगर को बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी को स्टोर करता है एटीपी की फॉर्म में। इट इज़ कॉमनली नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम्स। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में डबल मेम्ब्रेन रोड शेप माइटोकॉन्ड्रिया होता है। डायमीटर वेरी कर सकता है 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर के बीच में। स्ट्रक्चर जो होता है, इनर स्ट्रक्चर में आपका जो होता है वो बेसिकली इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन क्रिस्टिनाई बोलते हैं, और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है इसमें, और मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए ना, हेयर इज अ डीएनए हो गया इसमें, इसमें जो इनर फोल्डेड स्ट्रक्चर हो गया, इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टाई बोलते हैं उसको। ये बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये मैट्रिक्स है बीच में, और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर राइपोसोम है, और ये आपके एटीपी हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं एटीपीज हैं। जितना बता रहा हूँ बस उतना याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं ताकि कोई भी एग्जाम में आप कर पाओ। द क्वांटिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिफर्स फ्रॉम द सेल टू सेल। आरबीसी विच इज़ अ टाइप ऑफ लिविंग सेल, उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल है उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। वेयर एज द लीवर सेल्स, ठीक है, जो हमारे लीवर की जो सेल होगी उसमें 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होता है। अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं भैया, इन कॉन्ट्रास्ट टू यूकैरियोटिक यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोटिस के अगर कॉन्ट्रास्ट में मैं बात करूं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, सो उनके अंदर आपका डबल डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर आपका डबल बाउंड ऑर्गेनेलिस, जैसे कि सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस आपकी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू यूकैरियोटिक्स मैंने बात करी है। जैसे बैक्टीरिया का मैंने डायग्राम आपको ऊपर दिखाया ना, सो ये बैक्टीरिया हो गया ना, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसमें दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा ना? तो मतलब जो ये बैक्टीरिया है आपका, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं जब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है? इनमें भी सेम वैसा ही प्रोसेस रहता है कि शुगर जो है आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है, स्टोर होता है एटीपी के रूप में, सेम यही है। तो इसमें क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में बिना उसके होता है, बिना माइटोकॉन्ड्रिया के, ये बैक्टीरिया में। इसमें एनारोबिक भी होता है, एरोबिक भी होता है, एनएरोबिक भी होता है, बिना ऑक्सीजन की मदद से भी होता है, एरोबिक भी होता है आपका। एक्चुअली ये जो सनलाइट को यूज़ करते हैं एनर्जी सोर्स, सनलाइट को यूज़ करते हैं एनर्जी सोर्स के रूप में, और सनलाइट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके फोटोन्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली ये एब्जॉर्ब करते हैं फोटोन्स को। जैसे बैक्टीरिया है, ये फ्लैजिला हो गया। तो जो बैक्टीरिया की जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर प्रोटोन ग्रेडियंट होता है, फोटोन ग्रेडियंट। यहीं से आपका प्रोटोन जो होता है वो, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस के साथ ये फोटोन्स का नंबर चेंज करना, ठीक है। ग्रेडियंट का जैसे ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला होता है ना, डी एक्स बाय डी वाई,
डिस्टेंस के साथ आपका ये y डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस के साथ आपका वो क्वांटिटी चेंज करना। सो फोटॉन्स आपका यहाँ पे जब ज़रूरत होती है तो एंटर करते हैं, और नहीं तो फिर ये निकल जाते हैं जब ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से यूज़ करता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं होता। Mitochondria without an outer membrane are called mytoplast. The mitochondria also perform signaling, cellular differentiation, cell death, and maintenance of cell cycle growth. Mitochondria have their own genetic material. ये सारा इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ये जो मैंने आपको बताया है। द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस सर्व एज अ बैरियर, जो इसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है ना, वो उसका यूज़ किया जाता है एज अ बैरियर, एक बाधा के बीच में। किसके बीच में बाधा होती है? वो प्रोटीन्स की लेयर में और फोस्फोलाइपिड के लेयर के बीच में बैरियर का काम करता है ये स्पेस, ये फ्लूइड डेट मेक अप द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, जो कि आउटर मेम्ब्रेन बनाता है और क्या बनाता है? इनर मेम्ब्रेन। ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन और ये जो आपका होता है इनर मेम्ब्रेन, के बीच में ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। The mitochondrial outer membrane is made up of numerous unique protein called porins and covers its surface. जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर सरफेस होता है वो न्यूमरस यूनिक प्रोटीन से मिलके बना होता है, इनको पोरिन्स बोलते हैं, और वो इसके सरफेस को कवर करता है। द जीनोम ऑफ ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया is DNA, coiled DNA, circular DNA. The mitochondria shows similarity with the prokaryotic cell and it has 70 types of ribosome. बताया था मैंने. And due to the presence of ribosome, mitochondria is capable of synthesis their own protein. Most asked question. So mitochondria is a double layer cell organelle in which outer layer is porous and inner layer is folded upon itself known as cristae. The number of mitochondria in a single cell, it may be vary 50 to 5000. The inner lumen of mitochondria contains ribosome, जो कि खुद ही इसका जो है वो प्रोटीन बना देते हैं. So the inner lumen of the mitochondria contain a ribosome, phosphate particle and the DNA molecules. It has the potential to synthesize its own protein, and oxidation of carbohydrate and fat are taken place with the help of enzyme in the mitochondria. This energy stored is in the form of ATP, so these are known as the powerhouse, the cell. Mitochondria of the mammal have 50 type of orbices, 35 एस 25 एस ये इसकी सब यूनिट हैं. Mitochondria are absent in bacteria and red blood cells of mammals and higher animals. ठीक है, आगे देखिए. Meanwhile the cell maintains its shape थ्रू देखिए जो सेल होता है, सेल के बारे में पढ़ा रहा था ना मैं, तो सेल जो होती है ना अपनी शेप को मेंटेन करता है वो साइटोस्केलेटन के थ्रू. साइटोस्केलेटन बेसिकली एक थ्रेड लाइक माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं. ये सेल है तो ये थ्रेड लाइक ठीक है माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं. ये इसके स्ट्रक्चर को बेसिकली मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, शेप को. और ये बेसिकली माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं, ये जो साइटोस्केलेटन होते हैं थ्रेड लाइक माइक्रोफिलामेंट्स विच आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर थिन होलो ट्यूब्स. सम ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हो गए आपके डेट आर फोटो ऑटोट्रोपिक मीन्स दे कैप्चर सनलाइट फॉर एनर्जी हैव सेल with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where proteins photosynthesis happens. It is green because it has a green pigment called chlorophyll. Chlorophyll is a pigment which is found abundantly in green plants. It absorbs mostly efficiently in the ये क्वेश्चन पूछा जाता है. It absorbs most efficiently in blue and red region of the visible light spectrum. तो बेसिकली इनको ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ब्लू और रेड रीजन जो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है. तो सनलाइट कंटेन्स ए लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फ्रॉम रेड टू ब्लू स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग ग्रीन लाइट. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट इन द ब्लू रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम द मोस्ट.
ठीक है, विथ पीक्स अराउंड 450 एंड 650 नैनोमीटर। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो ब्लू रीजन में करता है, और जो एब्जॉर्ब रेड लाइट होती है विद अ पीक ऑफ 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो द ग्रीन रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज रिफ्लेक्टेड। देखो जो भी कलर रिफ्लेक्ट होता है ना वही हमें कलर दिखता है। तो ये जो भी कलर ये रिफ्लेक्ट करेगा, जो एब्जॉर्ब करेगा ना वो कलर नहीं दिखेगा हमें, जो रिफ्लेक्ट करेगा वो कलर दिखेगा, तो गिविंग इट्स ग्रीन कलर। सो क्लोरोफिल ए एंड बी आर द मोस्ट abundant टाइप ऑफ क्लोरोफिल। अदर पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स such as carotenoids and phycobilins also absorb light in different region of spectrum. If the plant have large amount of carotenoids, so they appear red as they reflect red light. So basically क्लोरोफिल में जो ग्रीन कलर होता है वो क्यों मिलता है क्लोरोफिल की वजह से, तो बिकॉज ये स्पेक्ट्रम जो है वो इसका ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, और ये ब्लू रीजन का जो स्पेक्ट्रम होता है विजिबल लाइट का, जो सनलाइट आती हैं उसका ब्लू रीजन, और ग्रीन जो रीजन है, सॉरी ये रेड लाइट का जो रीजन है उसको सबसे ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करता है। तो अगर प्लांट के पास ज़्यादा कैरोटीनोइड्स होगा ना तो वो ज़्यादा रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो मतलब ये प्लांट के पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीनोइड्स हो गया, फाइकोबाइलिन्स हो गया, तो ये बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो अगर मैं कहूँ कि प्लांट में अगर ज़्यादा कैरोटीनोइड्स है तो वो रेड कलर फिर हमें दिखना उसका शुरू हो जाएगा। आगे देखिएगा स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज क्यों होता है, बिकॉज वही वाटर का उसमें प्रोसेस होता है, वाटर का अमाउंट सेल में चेंज होता है। स्टोमेटा प्ले अ मेजर रोल इन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ट्रांसपिरेशन, थोड़ा सा मैं ट्रांसपिरेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए ट्रांसपिरेशन होता क्या है। ट्रांसपिरेशन, stomata are the minute pores that occur in the epidermis of the plant cell। इसको मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में कवर करवाऊंगा, जो बच गया है पार्ट। अभी के लिए आप सेल के जितने पार्ट हैं फिर वो कर लीजिए, जितना मैंने आपको बताया है। तो बाकी का जो आपका एमसीक्यू वगैरह है ये मैं आपको फिर बता दूंगा। चलो ये ट्रांसपिरेशन वाला पार्ट मैं इसमें कंप्लीट करवा देता हूँ। ट्रांसपिटेशन, देखिए ट्रांसपिरेशन, द स्टोमेटा आर द माइन्यूट पोर डेट अकर इन द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट का जो एपिडर्मिस होता है उसके अंदर स्टोमेटल एक माइन्यूट पोर होते हैं। ईच स्टोमा रिमेन सराउंडिंग बाय टू किडनी शेप और बीन शेप एपिडर्मल सेल, उनको गार्ड सेल बोलते हैं। द स्टोमेटा में अकर ऑन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द रूट्स। द एपिडर्मल सेल बोर्डिंग द गार्ड सेल, उनको हम एक्सेसरी सेल और सब्सिडरी सेल बोलते हैं। द नंबर एंड टाइप ऑफ स्टोमेटा वेरी इन डिफरेंट प्लांट। इसका डायग्राम में दिखाऊंगा डिफरेंट प्लांट स्पीशीज, तो उसमें ये नंबर वेरी कर सकता है। हैबिटेट के अकॉर्डिंग पे भी कर सकता है कि इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, वहाँ पे स्टोमेटा कम ज़्यादा हो सकते हैं। स्टोमेटा प्ले अ मेजर रोल इन ट्रांसपिरेशन, इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू द स्टोमेटा अराउंड अबाउट 80 to 90%। जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होता है ना वो 80 to 90% जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज अ प्रोसेस डेट रेगुलेट गैसियस एक्सचेंज एंड वाटर बैलेंस इन द प्लांट। स्टोमेटा आर नॉर्मली फाउंड इन द प्लांट की लीव्स जो होती हैं, स्टेम में भी पाया जाता है। ग्लूकोज डिजोल्व इन द वाटर इन द गार्ड सेल। जो मैंने आपको बताया ना कि इसके सराउंडिंग में जो स्टोमेटा होता है ना, इसके सराउंडिंग में जो गार्ड सेल्स होती हैं ना, इनमें जो ग्लूकोज होता है वो डिसोल्व होता है इन वाटर इन गार्ड सेल, जिसकी वजह से ही ये स्टोमेटा की क्या होती हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। द प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय टू मेन सेल, गार्ड सेल। सो गार्ड सेल इज लोकेटेड अराउंड द स्टोमेटल पोर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द पोर। और ये किसकी वजह से होता है, जो इसमें वाटर में जो ग्लूकोज डिसोल्व होता है ना उसकी वजह से, वाटर की श्रिंकेज और वाटर की एंट्री।
सो बेसिकली द वाटर अपटेक जो होता है वो कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बाय द गार्ड सेल। इट लीड्स टू टर्जर प्रेशर। सो टर्जर प्रेशर बेसिकली क्या होता है, इट परटेन्स टू द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, ठीक है, अगेंस्ट द सेल वॉल। जो भी हमारी सेल वॉल है, अगर कोई अंदर फ्लूइड है, ये अगर सेल वॉल को टक्कर मारता है, ठीक है, सेल वॉल के अगेंस्ट अगर कोई फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको टर्जर प्रेशर कहते हैं। तो इसी टर्जर प्रेशर की वजह से जो गार्ड सेल होता है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ग्लूकोज का डिजोल्वमेंट होता है, और उसकी वॉल जो होती है, जो सेल वॉल होती है, उसमें प्रेशर पड़ता है, और उसमें वाटर जो होता है वो कम ज़्यादा होता है, अंदर एंटर करता है और रिलीज होता है, ठीक है। इसी गार्ड सेल की वजह से फिर स्टोमेटल पोर बंद होते हैं और सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए टर्जर प्रेशर एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ गो, ठीक है, गार्ड सेल। तो देखिए अगर इसके गार्ड सेल के अंदर वाटर अपटेक होगा, ठीक है, तो टर्जर प्रेशर बढ़ेगा, और टर्जर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टोमेटा खुलेगा, ठीक है। टर्जर प्रेशर पड़ेगा मतलब जब वाटर इसके अंदर एंटर करेगा ना, तो ये इसकी वॉल पे ना प्रेशर डालेगा, ठीक है, प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालने की वजह से ना ये खुल जाएगा। जैसे ये अभी ऐसे पड़े हुए हैं, तो जैसे जैसे इस पे स्वेलिंग होगी ना, इसके अंदर इसकी वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। जैसे ये कोई आपके गार्ड सेल हैं, ये अभी बंद हैं, तो जब भी इसके अंदर वाटर आ जाएगा जो कि ग्लूकोज जिसमें डिसोल्व है, तो वाटर आने के बाद ना इसको प्रेशर मारेगा, वो धक्का मारेगा, इस पे धक्का मारेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये नहीं फूल जाएगा। तो जब फूल जाएगा ना, तो ये स्टोमेटल खुल जाएंगे, स्टोमेटल पोर का ये ओपनिंग होगा। अब वाटर इसके अंदर जा रहा है, इसकी वजह से फूल रहा है, तो स्टोमेटल पोर जब खुलेगा तो ये वाटर यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है, रिलीज आउट हो जाएगा। ये ऐसा प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टर्जर प्रेशर हो रहा है, तो यहाँ पे टर्जर प्रेशर हाई है। टर्जर प्रेशर हाई क्यों होता है, देखिए ये प्लांट जो होता है ना वो आपका टर्जिड स्टेज में है, ये वाटर है, वाटर इन्वायरमेंट से भी ले रहा है, रूट से भी ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे वाटर आया, ये सेल, ये पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर एपिडर्मिस में आपका स्टोमेटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपकी सेल है, प्लांट सेल है, उसमें सेल वॉल भी होती है, वैक्यूल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेशर जो है वो वाटर की वजह से इसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। और जब टर्जिट प्रेशर लो हो रहा है, फ्लैसिड, फ्लैसिड मतलब ढीला, ठीक है, ढीला, फ्लैसिड। तो यहाँ पे ये श्रंकन वैक्यूल, वैक्यूल श्रंकन हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, दिस causes स्ट्रोमेटा टू ओपन एंड अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैशियल एक्सचेंज होता है और वाटर लॉस होता है। गैसेस जैसे CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट एंड एटमोसफियर। द स्टोमेटल क्लोजर रिजल्ट फ्रॉम द वाटर लॉस। अब ये जो स्टोमेटल क्लोज कब होगी, देखा कि ज़्यादा वाटर रिलीज होने लग जाएगा, स्टोमेटल क्लोज नहीं होगी, तो गार्ड सेल क्या होंगी, श्रिंक होनी शुरू हो जाएंगी। अगर वाटर लॉस होगा तो टर्जर प्रेशर कम हो जाएगा। दिस causes the gourd shell to shrink and resulted in the stomatal closing. Nucleus position and the protein composition do not have any major effect. मतलब जो न्यूक्लियस की पोजीशन रहती है ना, ये न्यूक्लियस यहाँ पे आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस, और जो प्रोटीन का कंपोजिशन रहता है वो तो एज इट इज़ रहता है, इसको स्टोमेटा का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीन तरीके का मैंने आपको दिखाया, एपिडर्मिस सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, स्टोमेटल पोर, एंड दीज आर द गार्ड सेल्स। ये सब्सिडरी सेल्स होगी, ये जैसे लीफ है, लीफ का ये एपिडर्मल सेल हो गया, उसके पास क्या होंगे, सब्सिडरी जो साइड में होंगे सेल्स, और ये गार्ड सेल हो गया, और स्टोमेटल पोर हो गया। तीन तरीके की रेस्पिरेशन, स्टोमेटल, क्यूटिकल क्यूलर, स्टोमेटल जिसमें 80 से 90% ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। क्यूटिकुलर, क्यूटिकुलर क्या होता है, लगभग 9% होता है इसमें,
loss of water through cuticle of herbaceous stem and leaves. The cuticle is a waxy layer present on the epidermis. 9% ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब ये क्यूटिकल के थ्रू होता है। जो भी हर्बेसियस स्टेम हैं, लीव्स हैं, उनके क्यूटिकल के थ्रू होता है। वैक्सी लेयर होती है बेसिकली जो एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जिसमें 0.1 से बहुत कम ट्रांसपिरेशन होता है। लेंटिकल्स के थ्रू जो होता है। क्यूटिकुलर जो होता है, देखो क्यूटिकल के थ्रू होता है, वैक्सी लेयर होती है जो एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती है। लेंटिकल्स के थ्रू जो होता है बहुत ही कम होता है। बेसिकली स्टेम्स और जो स्टेम्स होता है, तना होता है, उसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं, उनके थ्रू बड़ा कम होता है। एंड द एपिडर्मिस ऑफ वुडी प्लांट, जितने भी वुडी प्लांट्स है, वुड्स लकड़ी जिसमें बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है, उनकी एपिडर्मिस पर, ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, सो ये आपका एक ऐसे दिखाया गया आपका ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कैसे। तो जैसे रूट्स हैं, इनका काम क्या होता है, वाटर से, सोयल से वाटर एब्जॉर्ब करना। स्टेम उसको वाटर को ऊपर तक लेके जा रहा है। ये पत्तियां हैं, लीव्स हैं। ट्रांसपिरेशन आपका हो गया, सनलाइट आई, ठीक है, और ये ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, इवापोरेट हो रहा है फ्रॉम द लीव सरफेस। ट्रांसपिरेशन हो गया। स्टोमेटा के थ्रू होता है, क्यूटिकल के थ्रू होता है, लेंटिकल के थ्रू होता है। स्टोमेटा के थ्रू 90% होता है, क्यूटिकल के थ्रू 9% होता है। सो ये थोड़ा सा रह गया, ये देख लें, कल एमसीक्यू कर लेंगे। प्लांट सेल आल्सो हैव सेल वॉल आउटसाइड देयर सेल मेम्ब्रेन दैट शेप सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट दी प्लांट सेल। मैंने बताया ना कि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल, देयर मैनी यूनिक स्ट्रक्चर दैट ओनली सम सेल हैव, हियर आर जस्ट फ्यू। ह्यूमन बींग्स, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उनमें क्या होता है, उनमें सेल जो होती हैं उनमें सिलिया होता है, ठीक है। सिलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिया क्या करता है, ये सिलिया, ये माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं डेट कैन मूव इन वेव्स, ठीक है, वेव्स। जैसे ये आपकी लेयर जो हैं, इनमें ऐसे हेयर होते हैं और ये मूवमेंट करते हैं, हेयर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दीज फीचर हेल्प ट्रैप्ड इनहेल्ड पार्टिकल इन एयर। ये क्या करते हैं, हवा में से जो भी कोई पार्टिकल आया ना, उसको ऐसे ट्रैप कर लेंगे और फिर एकदम से मूव करते रहते हैं ना, तो एकदम झटका मार के उसको, मतलब जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा ना, ये जो डस्ट पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है, जो बॉडी के लिए एक तरीके से वेस्ट है, जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, वैसी चीज़ें उनको एक्सपेल कर देगा। तो आप छींकते क्यों हो, बिकॉज रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है ना, वो सीलिया, उसमें लाइनिंग होती है, नोज़ में भी सीलिया होता है। सो अनदर यूनिक फीचर इन सम सेल, फ्लैजेला, बैक्टीरिया में होता है फ्लैजेला। तो फ्लैजेला बेसिकली सेल को मूव और प्रोपेल करने में मदद करता है। लिटिल टेल होती है इसकी। द ओनली ह्यूमन सेल डेट हैव फ्लैजेलम, आप खुद ही बताइए, स्पर्म। तो इन समरी, यूकैरियोटिक सेल आर द प्लांट एंड एनिमल सेल विद द न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलिस, वाइल प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट दीज थिंग्स। सो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये कुछ आपका है स्ट्रक्चर सेल का है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, ये बड़ा कॉमन है, ये सब में होता है। साइटोप्लाज्म आपका साइटोस्केलेटन होता है, स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। उसके बाद देखिए, जो साइटोप्लाज्म और जो प्रोटोप्लाज्म है, इसका आगे सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं इसके अंदर। सेलुलर ऑर्गेनेलीज में देखो कुछ आपकी नॉन मेम्ब्रेन होती है, जैसे मेम्ब्रेन नहीं होती, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम एंड राइबोसोम्स। और जो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं उसमें भी डबल मेम्ब्रेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का बताया मैंने, डबल मेम्ब्रेन है। सिंगल मेम्ब्रेन का हो गया गोल्जी एपरेटिस हो गया भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, जो पढ़ रखा है वो याद रखना, ठीक है। व्हाट आर द कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट। सो बाकी हम कल एमसीक्यू कर लेंगे इसके। आई होप आप ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा।
और ये बुक कंप्लीट होने पे ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बेस्ट तरीके से बुक बनाई है। धन्यवाद।